नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता प्रस्ताव तैयार होने की खबर में कितना दम है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद हॉर्मुज में कैसे जहाज़ों का आवागमन होगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इबोला को लेकर इतना क्यों डरी हुई है दुनिया, ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और भारत में रहने वालों को इससे कितना खतरा है। साथ ही एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रणभूमि में रूस से हो गई है कौन सी बड़ी गलती जिससे मचा हुआ है बवाल। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान अमेरिका के बीच 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति की खबर। ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार। अस्थायी शांति के फॉर्मूले के तहत ईरान हॉर्मुज पर नहीं लगाएगा कोई शुल्क। ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी होगी खत्म। पश्चिम एशिया में संघर्ष की आग तेज। नेतन्याहू का सैन्य विस्तार का आदेश। गाजा में 70% नियंत्रण की तैयारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले किए तेज। डीआर कांगो में इबोला का कहर, 250 से अधिक की मौत। WHO प्रमुख ने किया दौरा, ज्यादा फंड और सीज फायर का किया आह्वान। केन्याई हाईकोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने पर लगाई रोक। रोमानिया में टकराया रूसी ड्रोन, नेटो में मचा हड़कंप। फाइटर जेट्स तैनात। रोमानिया ने रूसी राजदूत को किया तलब। यूरोपीय संघ ने रूस को बताया लापरवाह और गैर जिम्मेदार। अस्ताना बना यूरेशिया का पावर सेंटर। पुतिन लुकाशेंको की मौजूदगी में यूरेशियन समिट का आगाज। एकीकरण और नई रणनीतियों पर जोर। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया संकट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता प्रस्ताव फाइनल हो गया है। ईरान ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। बस ट्रंप के फैसले का इंतजार है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही कैसे होगी? ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा? ईरान में पड़े 440 किलो वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा? आइए इन सवालों का जवाब बताती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। बारूद की गंध में लिपटी है फिजा, उम्मीद की किरण फिर भी है जमा। क्या थमेगा संघर्ष का दौर? ये सवाल पूछे पूरा जहां। पश्चिम एशिया में एक ओर जहां युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर शांति की एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वार्ताकारों ने युद्ध विराम को 60 दिन और बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर प्रारंभिक सहमति जताई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि समझौते की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मंजूरी देंगे या नहीं। समझौते के तहत ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा और 30 दिनों में इस मार्ग से सभी बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। वहीं अमेरिका धीरे धीरे ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और प्रतिबंधों में ढील देगा। इससे ईरान अधिक तेल बेच सकेगा और वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। इस अस्थायी युद्ध विराम के दौरान वार्ताकारों का ध्यान ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम पर होगा। हालांकि ईरान ने इसे सार्वजनिक रूप से छोड़ने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। माना जा रहा है कि वो चीन या रूस को तीसरे पक्ष के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने ऐसी योजना के लिए अनिच्छा जताई है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कड़े तेवर अपनाते हुए ईरान को दो टूक विकल्प दिया है। या तो बातचीत की मेज पर आकर परमाणु कार्यक्रम बंद करे या फिर अमेरिकी ताकत का सामना करने को तैयार रहे।
दूसरी ओर ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावनी ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में ईरान की हर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है और किसी भी बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ कूटनीति की ये मेज सजी है तो दूसरी तरफ जमीन पर आग और तेज हो गई है। लेबनान और गाजा में हालात बेकाबू हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई को और आक्रामक करने के सीधे निर्देश दिए हैं। वेस्ट बैंक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सैन्य रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने इजरायली सेना को गाजा में नियंत्रण का दायरा मौजूदा 60% से बढ़ाकर 70% करने का स्पष्ट आदेश दिया है। वहीं लेबनान में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और गहरा गया है। बहरहाल शांति वार्ता और सैन्य विस्तार के बीच फंसी दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। क्या ट्रंप प्रशासन का अंतिम फैसला इस बारूद के ढेर को शांत कर पाएगा या फिर पश्चिम एशिया का ये संकट और भी विकराल रूप लेगा? सबकी नजरें अब इसी बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं। और आइए इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि काफ़ी ये राहत भरी खबर है जो समझौते की खबर आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से भी इस समझौता प्रस्ताव को लेकर के काफ़ी हद तक पुष्टि कर दी गई है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत ही अच्छा है अगर यह समझौता हो जाता है, पर जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति नहीं होती, कोई भी समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि इजराइल इस समझौते से खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज कर दिए हैं। तो इजराइल पहले भी, जब भी अमेरिका ने समझौते की चेष्टा की है, इजराइल ने अपनी नाराज़गी कई बार दिखाई है। अब आगे चलकर क्या होता है, हालांकि जो समझौते की शर्तें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, दुनिया के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो कहता है कि निर्बाध रूप से जहाज़ों का आवागमन जो है हॉर्मुज के माध्यम से होता रहेगा, और उससे जैसे पहले जैसी स्थिति थी, और उससे जो दुनिया में अभी जो तेल और प्राकृतिक गैस का संकट हो रखा है वो खत्म हो जाएगा, कीमतें गिर जाएंगी काफ़ी हद तक, और इससे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आलोक जी, और परमाणु मसले को लेकर के जो कुछ खबरें इस समझौते को लेकर के आ रही हैं, उसको क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, अभी तक जो इनका जो फिसाइल मटेरियल है उसके ऊपर शायद कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन जो भी फिसाइल मटेरियल है, मेरा ये मानना है कि अभी ईरान बम बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको जो फिसाइल मटेरियल उनके पास है उसका एक ब्यौरा देने की आवश्यकता है, जो देना चाहिए। और अगर वो अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे लगता है किसी तीसरी चीन हो, उसके पास उसको सेफ कस्टडी रखने का अगर समझौता हो जाए तो ये एक मध्य मार्ग होगा, जिसके लिए ईरान काफ़ी हद तक तैयार लगता है और अमेरिका को एक बार तैयार होना है। साथ ही साथ इसके साथ ये भी शर्त सुनने में आ रही है कि जो ईरान के जो रिजर्व्स अभी तक फ्रोजन थे, उसमें से एक बड़ी संख्या जो अभी रिलीज कर दी जाएगी, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भी एक सहायता मिलेगी। आलोक जी, ईरान का जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहां पर किया हुआ है इस समझौते के तहत, वो ब्लॉकेड भी कहीं ना कहीं अमेरिका हटाएगा। ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शन वहां पर लगे हैं उनको हटाने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो फ्रीज की हुई संपत्ति है विदेशों में ईरान की, उसको अनफ्रीज करने की बात हो रही है। हालांकि इसके लिए 30 से 60 दिन का समय इसमें रखा गया है, फिर इसको लेकर के बातचीत इस दौरान की जाएगी। इसको ईरान के लिए कितना आप विन विन सिचुएशन ईरान के लिए बताएंगे? देखिए, ईरान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी जो संपत्ति फ्रोजन है ये बहुत समय से है, और ये जैसा मैंने सुना है कि करीब $12 बिलियन इमीडिएट रिलीज की बात हो रही है, और बाकी बाद में तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको देखा जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जो ईरान का तेल जो अगर उसका निर्यात खुल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे ईरान को एक बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा, क्योंकि काफ़ी समय से ईरान के जो तेल के निर्यात है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, और ईरान का जो प्रोडक्शन है वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है आज की तारीख में ईरान के पास। तो ईरान इसको भुना पाएगा, और इससे दुनिया में जो तेल की कीमतें वो काफ़ी कम होंगी, और भारत जैसे राष्ट्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ईरान का जो तेल है, क्रूड है, अगर आप जाएं आज से
करीब 8-10 साल पहले देखें तो ईरान हमारा दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता था क्रूड आयात करने का, और हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ईरान के क्रूड को बड़ी आसानी से रिफाइन भी कर सकती हैं। तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को और ईरान की अर्थव्यवस्था को विशेषकर बहुत फायदा हो। आलोक जी, अमेरिका ने जब ये वहां पर अभियान शुरू किया था तो राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बार बार ये कहा गया था कि जो बेसिक है वो ये है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। और अब जो ये प्रस्ताव सामने आया है, इससे क्या लगता है आपको कि अमेरिका कहीं ना कहीं अमेरिका की जीत हुई है इस मामले को लेकर के? देखिए, अगर आप देखें राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम जो JCPOA हुआ था उसका भी उद्देश्य यही था कि ईरान को परमाणु अस्त्र नहीं बना देने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले ट्रंप में उसको खत्म कर दिया। तो अभी भी जो समझौता हो रहा है अगर IAEA के सेफगार्ड्स के अंतर्गत हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ईरान आज इमीडिएट बम बनाने की स्थिति में है। और अगर उसका फिसाइल मटेरियल जो है उसका ब्यौरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है तो मुझे नहीं लगता कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। तो जो अमेरिका का उद्देश्य है वो मेरे ख्याल से पूरा हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी कई अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये साफ कहा है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तो हाल के काफी वर्षों में ईरान ने अपने यूरेनियम को काफी कुछ एनरिच्ड कर लिया था, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। आलोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है, हमारे दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे कि अगर आने वाले कुछ दिनों में ट्रंप इसको हरी झंडी दे देते हैं, ये लागू हो जाता है, लेकिन इसका असर जो पूरी दुनिया पर हम देख रहे हैं तेल की कीमतों को लेकर के, तेल की आपूर्ति को लेकर के, क्या ये एकदम खत्म हो जाएगा या कुछ समय लगेगा अभी इसमें? देखिए, धीरे धीरे ही कीमतें कम होंगी। अगर ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध हट जाता है तो एक इमीडिएटली एक बहुत बड़ी संख्या में ईरान का तेल मार्केट में अवेलेबल होगा, क्योंकि ईरान का प्रोडक्शन कर्टेल्ड काफी ज्यादा नहीं है। अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो निर्यात नहीं कर पा रहे, तो एक बड़ी संख्या में तेल होगा। लेकिन फिर भी कीमतों को गिरने में तो धीरे धीरे समय लगेगा, गिरनी तुरंत शुरू हो जाएंगी। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो आप देखेंगे, अगर जिस दिन ये डील साइन होती है उस दिन आप देख सकते हैं करीब $10-15 तेल की कीमत तुरंत गिर सकती है। और उसके बाद जो है कीमतें और धीरे धीरे गिरेंगी, क्योंकि फिर तेल बाजार में जल्दी आने लगेगा। और जो अन्य राष्ट्रों का तेल है, जो कि UAE और जो कुवैत और जो खाड़ी के अन्य राष्ट्र हैं, उनका तेल भी अब बाजार में आने लगेगा। लेकिन वो कितनी शीघ्रता से आएगा इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कई जहाज अभी भी खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोडेड हैं, खाली हैं। इसके ऊपर काफी चीजें निर्भर करेंगी और वो किस स्पीड से आते हैं, क्योंकि आज अगर इस पे समझौता हो जाता है तो उसके बावजूद फारस की खाड़ी को बिल्कुल आवागमन के लिए सुरक्षित करने में भी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अभी जो जहाज आ रहे हैं वो ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से आ रहे हैं, जो पहले जो मध्य मार्ग लेते थे उससे नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए भी अगर हमें निर्बाध रूप से उनका आवागमन सुनिश्चित करना है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन इस समझौते पर अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ी खबर भी होगी और दुनिया के लिए बहुत बड़ी ये राहत भी होगी। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इबोला की, जो बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए बन रहा है। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अफ्रीका में इबोला का खतरा एक बार फिर दुनिया को डराने लगा है। कोंगो से शुरू हुआ संक्रमण अब कई देशों तक पहुंच चुका है और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। युद्ध, विस्थापन और भूख के बीच फैलती ये महामारी
इंसानी संकट को और गहरा कर रही है। भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो क्या दुनिया इस बार इबोला को समय रहते रोक पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक अदृश्य मौत का साया सरहदें लांघ रहा है। इबोला के नाम से अब हर शहर कांप रहा है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, लेकिन अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मानो समय थम गया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक खामोश महामारी की गूंज है। डीआर कांगो से शुरू हुआ यह स्ट्रेन अब विकराल हो चुका है। WHO ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस खुद डीआर कांगो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इबोला को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाने का आह्वान किया। स्थिति की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यहाँ सिर्फ वायरस ही नहीं, बल्कि युद्ध से भी जंग लड़ी जा रही है। टेड्रोस ने युद्धरत गुटों से सीज फायर की अपील की है, क्योंकि विस्थापन के कारण 1 लाख से अधिक लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां संक्रमण का प्रसार आग की तरह फैल रहा है। इटूरी, उत्तर और दक्षिणी किवू में हालात ज्यादा खराब हैं। 1198 संदिग्ध मामले और 260 से ज्यादा मौतें। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि वक्त कम है और चुनौती जानलेवा है। युगांडा में 7 मामले और जर्मनी में इलाज करा रहा एक अमेरिकी नागरिक खतरे की घंटी को और तेज कर रहे हैं। इबोला सिर्फ जान नहीं ले रहा, भूख भी बांट रहा है। बुकावू और गोमा जैसे शहरों में खाने का संकट गहरा गया है। रवांडा सीमा सील होने से जरूरी वस्तुओं की कीमतें 23% तक उछल चुकी है। महामारी जब घर में दस्तक देती है तो पहले वो जेब खाली करती है, फिर सांसें छीन लेती है। दुनिया भर में इसको लेकर चिंता का आलम है। ट्रंप प्रशासन ने संक्रमितों को अमेरिका लाने की बजाय केन्या के लाइकीपिया बेस पर क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने की तैयारी की, लेकिन केन्याई हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं यात्रा प्रतिबंधों का जाल बिछ चुका है। कनाडा ने डीआर कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के निवासियों के प्रवेश पर 90 दिनों का बैन लगा दिया है। अमेरिका ने भी संबंधित देशों की यात्रा करने वाले गैर नागरिकों पर रोक लगा दी है। बहरीन और जॉर्डन ने जून मध्य तक प्रभावित देशों की यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं रवांडा ने डीआर कांगो सीमा पूरी तरह सील कर दी है। बात भारत की करें तो फिलहाल देश में इबोला का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं, लेकिन परिणाम आने में अभी वक्त है। इबोला का यह 17वां प्रकोप सिर्फ अफ्रीका की समस्या नहीं, पूरी मानवता की परीक्षा है। जरूरत है पारदर्शिता की, संसाधनों की सही बंटवारे की और युद्ध से ऊपर उठकर इंसानी नजरिए की। सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि इबोला के दौर में डरना नहीं, लड़ना जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इबोला कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और दुनिया इतनी चिंतित क्यों है इसको लेकर के? तो इबोला एक खतरनाक बीमारी है जिसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 50% हो सकती है। इसका मतलब जिन लोगों को इन्फेक्शन होती है अप टू 50% लोगों की इबोला के कारण डेथ हो सकती है। इसलिए लोग परेशान इसलिए हैं, दुनिया परेशान इसलिए है क्योंकि ये जो आउटब्रेक है ये रैपिडली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था उससे युगांडा में फैला है, और फिर उसके बाद जैसे लोग युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बाहर, अफ्रीका से बाहर ट्रैवल किए हैं तो कुछ केसेस बाहर भी देखे गए हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है जिससे ये आगे जाके एक एपिडेमिक ना बने, क्योंकि इसके केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसका स्प्रेड बिल्कुल कोविड से अलग है, इसलिए उस टाइप की फैलने के चांसेस बहुत कम है। कोविड हवा से फैलता था, ये जो है क्लोज कॉन्टैक्ट और बॉडी सेक्रीशंस या इन्फेक्टेड मटेरियल से बीमारी फैलती है, हवा से नहीं फैलती। लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्योंकि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। 2000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 1200 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, और केसेस के राइज जो है वो अभी भी थम नहीं रहा है। सर, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसका इलाज है अभी? इसके लक्षण ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन तक होता है, यानी कि जिसको इसके किसी क्लोज कॉन्टैक्ट में आए तो 2 से 21 दिन लगते हैं उसके लक्षण आने में।
और ये समझना भी जरूरी है कि जब तक आप इंक्यूबेशन पीरियड में हो, आप इन्फेक्शियस नहीं हो, तो आप किसी और को इन्फेक्शन नहीं दे सकते। शुरू में बुखार होता है, शरीर में दर्दें होती हैं, बॉडी एक्स होती हैं, गले में खराश हो सकती है, साथ साथ फिर वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होता है, और जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून की उल्टी आ सकती है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, और साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और कोमा और अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। अभी तक इस जो वेरिएंट है, अभी इस आउटब्रेक का बुंडीबुगाई जो वायरस है, इसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है, कोई इसमें एंटीवायरल ड्रग भी नहीं है। इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन बनी नहीं है। एक और स्ट्रेन है एबोला का जिसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, लेकिन इस स्ट्रेन की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दें, जिससे ये बीमारी आगे ना फैले। भारत के लोगों को कितना इससे चिंतित होने की जरूरत है सर? तो मेरा ये मानना है कि भारत के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली जो उस एरिया जहां इन्फेक्टेड एरिया है वहां से कोई आ रहा है तो उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि उसको कोई लक्षण तो नहीं है इस बीमारी के, और जो हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करने के लिए, अगर कोई पेशेंट को हम सस्पेक्टेड है उसको देखें तो अपना इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, जिस तरह से ग्लव है, पीपीई डाल के देखें, जिससे इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं फैले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हवा से नहीं फैलती, खांसने से या किसी व्यक्ति के पास जाने से ये इन्फेक्शन नहीं फैलती, क्लोज कॉन्टैक्ट और सिक्रीशन से ही फैलती है बीमारी। सर, आज की तारीख में दुनिया बहुत छोटी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं। जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप उस एरिया में ट्रैवल करते हो जहां आउटब्रेक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा या सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में, तो उसको अवॉइड करें। अगर जरूरी ट्रैवल नहीं है तो उसको पोस्टपोन करें। और दूसरा ये कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति पे क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो किसी उस एरिया से कोई व्यक्ति आए तो क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को जो लक्षण मैंने बताए उस टाइप के सिम्टम्स हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट करें और उसका टेस्टिंग हो, और अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट विद सच अ पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इस महत्वपूर्ण बीमारी पर और इस महत्वपूर्ण खबर पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण और सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यूक्रेन पर रात भर किए गए हमले में इस्तेमाल किया गया एक रूसी ड्रोन पड़ोसी देश रोमानिया की सीमा में घुस गया और एक अपार्टमेंट की इमारत से टकरा गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। रोमानिया ने इसे यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अपने क्षेत्र में हुई सबसे गंभीर घटना करार दिया है। घटना के तुरंत बाद रोमानिया ने अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स और एक हेलीकॉप्टर को आसमान में तैनात कर दिया। रोमानिया ने रूसी राजदूत को तलब कर कड़ी चेतावनी दी है। वहीं नेटो महासचिव मार्क रूटे ने इसे रूस का लापरवाही भरा व्यवहार बताते हुए कहा कि ये नेटो के सभी सदस्यों के लिए खतरा है। वहीं यूरोपीय संघ ने रोमानिया के प्रति एकजुटता दिखाते हुए इसे लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बताया। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ओडेसा के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तुर्की जा रहे एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर शुक्रवार को एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय और सरकारी मीडिया एजेंसी RIA के अनुसार रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 2 महत्वपूर्ण पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत कर ली है। रूसी सेना के मुताबिक नोवोपिदिरने और लिस्ने नाम की 2 बस्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी सीमा के पास स्थित कराइचने और बुदार्गी बस्तियों पर भी रूसी सेना का कब्जा होने का दावा किया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना इस समय यूरेशिया की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य देशों के प्रमुख यहां एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए एकजुट हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की उपस्थिति ने इस समिट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। इस दौरान प्लेनरी सेशन में यूरेशियाई देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और भविष्य की रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। अस्ताना में आयोजित इस समिट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
मैक्सिको की संसद के निचले सदन ने विदेशी हस्तक्षेप के मामलों में चुनावों को रद्द करने की अनुमति देने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से जून 2027 में होने वाले अगले आम चुनावों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके प्रभावी होने के लिए सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यूरोप में हीट डोम और भीषण गर्मी की लहर के कारण पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के कई हिस्सों में तापमान अपने सामान्य स्तर से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे कई जगहों पर मई महीने के सर्वकालिक रिकॉर्ड टूट गए हैं। इटली ने राजधानी रोम सहित कई प्रमुख शहरों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं फ्रांस और पुर्तगाल में गर्मी का प्रकोप काफी अधिक है और उन्होंने इस महीने अपने अब तक के सबसे गर्म दिनों का अनुभव किया है। जेफ बेसोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को एक बड़ा झटका लगा है। फ्लोरिडा के लॉन्च पैड पर एक परीक्षण के दौरान कंपनी का अनक्रूड न्यू ग्लेन रॉकेट अचानक फट गया। परीक्षण के दौरान रॉकेट में अचानक धमाका हुआ और वो आग के गोले में बदल गया। ब्लू ओरिजिन ने पुष्टि की है कि सभी कर्मी सुरक्षित हैं। ये रॉकेट अमेज़न के 48 लियो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घटना के समय उपग्रह रॉकेट में मौजूद नहीं थे। कंपनी ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गांव में स्वच्छता, शिक्षा और जन भागीदारी के क्षेत्र में